वह एक बेकाबू लड़का है जो एक ऐसे स्कूल में दाखिला लेता है जो सिर्फ कुलीन लोगों के लिए है। वह 3 प्रतिभाशाली बहनों के साथ रहने लगता है। वह अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा है। कहानी की शुरुआत यू नाम के एक औसत लड़के से होती है जिसे एलिट्स की सीका अकेडमी में सिर्फ इसलिए दाखिला मिलता है क्योंकि उसकी मां वहां से ग्रेजुएट हुई एक महान प्रतिभाशाली थी। यू बॉक्सिंग रिंग में कदम रखता है और उसे मार्शल आर्ट्स क्लब का वाइस कैप्टन बुरी तरह से हरा देता है जो उसे एक दयनीय कमजोर इंसान कहता है। उसकी खराब परफॉर्मेंस देखकर भीड़ भी पीछे नहीं हटती और उसे बुरा भला कहने लगती है। हर कोई हैरान होता है कि इतना बेवकूफ़ इंसान सबराइस का बेटा कैसे हो सकता है। यू अपनी दिवंगत मां की यादों के साथ खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश करता है जिसकी सुंदरता और अभिनय कौशल की दुनिया भर में तारीफ की जाती थी। सबरा इतनी प्रतिभाशाली थी कि उसने एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से अपनी कक्षा में टॉप किया था। उसका प्रतिद्वंद्वी अजीब तरीके से उसे बढ़ावा देने की कोशिश करता है और दावा करता है कि स्कूल के 3 रॉयल्स उसके अंदर छिपी हुई शक्ति को देखने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यू ये कहता रहता है कि उसे कभी भी खेल या किसी भी तरह की ट्रेनिंग में दिलचस्पी नहीं रही। फिर भी हर कोई अपनी उम्मीदें उस पर थोपता रहता है। निराश होकर वह जोर से सच बताता है कि वह अपनी मां नहीं है और एक नाटकीय तरीके से ट्रेनर पर हमला करता है जैसे कि उसके अंदर एक शक्तिशाली ताकत आ गई हो। भीड़ खुद को संभाल लेती है और कुछ बड़ा होने की उम्मीद करती है। लेकिन यू के मुंह के ट्रेनर को छू भी नहीं पाते। ट्रेनर को गुस्सा आता है और वह हमारे हीरो को जमीन पर पटक देता है। इससे एक बार फिर यह साफ हो जाता है कि यू सिर्फ एक निराशा है। जिन लोगों ने उस पर उम्मीदें लगाई थी उनका भी मुंह काला हो जाता है। यह एक कठोर सच्चाई थी लेकिन यू के लिए ये कुछ भी नया नहीं था। जब से वह दुनिया में आया था तब से वह इस बोझ को ढो रहा था। यू फिर मुस्कुराता है और ट्रेनर पर हमला करता है। वह कहता है कि एक औसत इंसान जितना ज्यादा होगा वह उतनी ही ज्यादा प्रतिभा को लेकर जुनूनी होगा जैसे कि यह कोई पवित्र चीज हो। एक पल के लिए ट्रेनर यू की आंखों में एक अजीब सी चमक देखता है, एक जानी पहचानी भावना जो एक टॉप एक्ट्रेस के जैसी थी। उसे एहसास होता है कि यू शायद सबरा के कौशल को नहीं ले पाया लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उसे अपनी मां का रूप जरूर मिला था। फिर भी ट्रेनर ये सोचकर इस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि यू जा रहा है। तभी उसका साथी दौड़ता हुआ आता है और उसे याद दिलाता है कि रॉयल्स इस नौसिखिए पर नज़र रख रहे हैं। ये छोटी सी बात उसे हद से ज़्यादा परेशान कर देती है। वह उसके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने का फैसला करता है। वह उसे एक आखिरी क्रूर मूव देने के लिए अपना हाथ उठाता है। लेकिन मुक्का लगने से ठीक पहले नारंगी बालों वाला एक फाइटर कहीं से भी आता है और ट्रेनर को हवा में उड़ा देता है। वह उसे शौकिया लोगों से लड़ने के लिए मार्शल आर्ट्स का एक पूरी तरह से अपमान बताता है। डोजो में हर कोई उसे कैप्टन कहता है। तभी नीले बालों वाली और हरे बालों वाली एक महिला ऐसे आती है जैसे कि वे किसी कॉन्सर्ट में आ रही हों। वे पूछती हैं कि एक्ट्रेस के बेटे ने टेस्ट में कैसा किया। नीले बालों वाली लड़की काजुकी है जो इतनी फेमस है कि उसके शो के टिकट बिकने से पहले ही गायब हो जाते हैं। हरे बालों वाली लड़की मीवा है जो शोगी में सबसे कम उम्र की टाइटल होल्डर है। और नारंगी बालों वाली फाइटर जो पहले आई थी वह एथलीट प्रोग्राम से निको है। वह एक बेहतरीन रिकॉर्ड के साथ मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। भीड़ चिल्लाने लगती है क्योंकि ये 3 ड्रामा क्वीन स्कूल की तथाकथित 3 रॉयल्स हैं। काजुकी आगे आती है और पूछती है कि सबरा के बेटे ने टेस्ट में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, उम्मीद करती है कि वे उससे चौथे रॉयल को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रेनर लड़के को एक सामान्य नौसिखिया कहता है जिसकी प्रतिभा शायद नेगेटिव में है। 3 बहुत ही खास महिलाएं हमारे लड़के को साफ साफ कहती हैं कि उसके जैसे व्यक्ति के लिए उनके स्कूल में कोई जगह नहीं है। यू एक चमकदार कागज निकालता है और उन्हें बताता है कि उसे कोई परवाह नहीं है क्योंकि उसने पहले ही जनरल एजुकेशन प्रोग्राम में शामिल होने का मन बना लिया है। 3 महिलाओं को ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई काल्पनिक कहानी सुनी हो क्योंकि उनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि उनके स्कूल में ऐसी कोई चीज़ भी थी। और इससे पहले कि वह लड़का अपनी बची हुई प्रतिष्ठा के साथ वहां से चला जाए, उसे डोजो की सफाई करने के लिए घसीट लिया जाता है क्योंकि हारने वाले को ही फर्श साफ करना पड़ता है। शाम तक जब कैप्टन निको और उनकी टीम अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए डोजो में आती है तो वे सब ऐसे चिल्लाती हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो।
ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जगह एक बार फिर साफ थी। वापसी के दौरान यू चुपचाप सोचता है कि उसने कभी भी अपनी निराशा को क्यों नहीं नकारा। जब से वह एक बच्चा था, तब से वह अपनी माँ को मिली प्रशंसा को पाने की चाह रखता था। लेकिन उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि जहां उसकी माँ एक चलती फिरती प्रतिभाशाली थी, वहीं वह महज एक औसत इंसान था। जैसे ही उसने हर मुमकिन प्रतिभा को पाने की कोशिश की, धीरे धीरे वह अपनी माँ से दूर होता गया। उसकी माँ ने एक ड्रामा में काम किया था, जिसमें उसने एक हाउसवाइफ का किरदार निभाया था। और भले ही वह उसकी क्षमता के हिसाब से बहुत ज्यादा साधारण था, यू और उसकी माँ दोनों को वह शो बहुत पसंद था। जब उसकी माँ को एक लाइलाज बीमारी हो गई, तो दोनों ने इस बारे में बात की कि शो का उनका पसंदीदा हिस्सा वह था जहां हर एपिसोड एक फैमिली डिनर के साथ खत्म होता है। ये सालों में पहली बार था जब उसकी माँ ने उससे ठीक से बात की। और तभी यू को आखिरकार एहसास होता है कि उसने हमेशा शो में दिखाए गए परिवार जैसा ही एक गर्म और सुंदर परिवार पाने का सपना देखा था। दुख की बात है कि वह छोटा सा खुशी का पल बहुत ज्यादा देर तक नहीं रहता। और वह महिला अपने बेटे से कहती है कि वह एक अच्छा परिवार ढूंढे और इस दुनिया को अलविदा कह देती है। लड़का अपना सामान पैक करता है और जो कुछ भी वह और उसकी माँ चूक गए थे, उसकी भरपाई करने की उम्मीद में वह मिकाडोनो की जगह पर चला जाता है। हवेली का मालिक उसे एक नोट के साथ चाबियां भेजता है, जिसमें लिखा होता है कि वह जब चाहे अंदर आ सकता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, जगह को देखकर वह पूरी तरह से रोमांचित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह मिस्टर मिकोडोनो कौन है। और जैसे ही वह अपना सामान खोलने के लिए बैठता है, निको पूरी तरह से हमला करने के मूड में आती है। वह एक चोर को बाहर निकालने के लिए बेताब है, जो उसके घर में घुस गया था। हमारा हीरो ये बताने की कोशिश करता है कि वह नहीं है जो वह सोच रही है। लेकिन वह कमजोर महिला फिसलकर जमीन पर गिर जाती है, जैसे कि किसी घटिया कॉमेडी की क्लिप हो। यू उसे छेड़ने के लिए इस बेहतरीन पल का फायदा उठाता है और यह कहते हुए उस पर ताना कसता है कि प्रतिभाशाली लोग भी कभी कभी जमीन पर गिर जाते हैं। फिर वह एक तौलिया उस पर फेंक देता है, जैसे कि वह दान कर रहा हो। तभी मीवा और काजुकी आती हैं और पूछती हैं कि यह लड़का उनके घर में क्या कर रहा है। निको तुरंत बताती है कि वह साफ साफ एक चोर है। हमारा हीरो ये जानने की कोशिश करता है कि ये रॉयल्स यहाँ क्या कर रहे हैं। उसे मिकोडोनो का खुद का कॉल आता है। वह आदमी पूछता है कि क्या उसे जगह मिल गई है और ये बताता है कि उसकी दिवंगत मां न सिर्फ उसकी दोस्त थी, बल्कि उसकी मदद करने वाली भी थी। यही वजह है कि अब वह उसका एहसान चुका रहा है। वह चालाक आदमी आगे कहता है कि वह उसे यह बताना भूल गया था कि उसकी 3 बेटियां हैं और लड़के को उनके साथ घुलने मिलने के लिए कहता है। यू अपनी माँ की मरते दम तक की इच्छा को याद करते हुए बहनों की ओर मुड़ता है और सोचने लगता है कि अब उसे वास्तव में 3 मिकाडोनो लड़कियों के साथ एक परिवार बनना है। उसके लिए ये पूरी स्थिति एक सपने से कम नहीं लगती। 3 प्रतिभाशाली सुंदरियों के साथ रहना स्वर्ग से एक आशीर्वाद जैसा लगता है। हालांकि लड़कियों को यह व्यवस्था बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती, लेकिन क्योंकि उनके पिता ही ये सब कर रहे हैं, तो उनके पास साथ देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होता। फिर भी लड़का खुद को संभाल लेता है और बेहतर तरीके से उन्हें जानने की उम्मीद में अपना परिचय ठीक से देता है। तभी लड़के को कुछ भयावह चीज का एहसास होता है। पूरी हवेली एक घर के रूप में बनी एक सुअरशाला जैसी दिखती है, जो हर तरफ गंदगी से भरी है। जाहिर है काजुकी बर्तनों की प्रभारी थी, लेकिन उसने समय न होने का कुछ आधा अधूरा बहाना बनाया। सच तो यह है कि उसने कोशिश की थी, लेकिन उसने हर एक बर्तन को तोड़ दिया और हताशा में हार मान ली। इस बीच मीवा और निको को कपड़े धोने और सफाई करने का काम सौंपा गया था, लेकिन जिस तरह से वे दिखती और चलती हैं, उससे ऐसा लगता है कि वे ऐसी आपदाएं हैं जिन्हें खुद सफाई की जरूरत है। सीधे दिल पर वार होने के बाद महिलाएं तुरंत बात बदलती हैं और हमारे लड़के को इस बात के लिए परेशान करना शुरू कर देती हैं कि उसने एप्टीट्यूड टेस्ट में मुश्किल से 45 नंबर लाए थे। हालांकि यू इस बात को नहीं जाने देता और उन्हें 42 नंबर से सही करके उनका मजाक उड़ाता है। जब वे तीनों बहस करते रहते हैं और बेकार की शिकायतें करते रहते हैं, तो वे चारों तरफ देखते हैं और धीरे धीरे पाते हैं कि सब कुछ अचानक एक 5 सितारा होटल की लॉबी की तरह चमक रहा है। पता चलता है कि जब वे अपनी बातें करने में व्यस्त थे, तब तक लड़का किसी तरह के सफाई जादूगर में बदल गया था। अगली सुबह हमारा लड़का नाश्ते पर लड़कियों को बेहतर तरीके से जानने की उम्मीद में जागता है, क्योंकि आज स्कूल नहीं है।
वह थोड़ा आराम करने की योजना बनाता है, लेकिन लगातार आने वाले भूकंपों की वजह से वह विचार मर जाता है। पता चलता है कि यह निको थी, जो अपने निजी डोजो में अपनी खाली मुट्ठियों से टाइलों को तोड़ रही थी। उस पागलपन को देखने के बाद वह दूसरों को देखने के लिए चला जाता है। मीवा शोगी खेलने और एकेआई के साथ बहस करने में व्यस्त है, जबकि काजुकी एक ड्रग लैब चला रही है, एक ब्लेंडर में कुछ भी डाल रही है और एक संदिग्ध मिल्कशेक बना रही है, जो या तो किसी को जहर दे सकता है या उन्हें मार सकता है। जब वह पूछता है कि वह क्या कर रही है, तो काजुकी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि यह उनकी सुबह की दिनचर्या का सिर्फ उनका वर्जन है। यू जब साथ में रात के खाने का सुझाव देता है, तो सबसे बड़ी मिको दोनों बेटी उसे घर संभालने के लिए कहती है, क्योंकि वे सब काम और रिहर्सल की वजह से बाहर रहेंगी। फिर वह नाश्ते के लिए उसे बुलाने के लिए मिया की तरफ मुड़ता है, लेकिन वह पहले से ही जूस पी रही होती है, जो शायद उसके दिमाग को ज़रूरी शक्कर के साथ ईंधन दे रहा था। निराश होकर जीनियस लोगों से भरे घर में गैर प्रतिभाशाली रसोई में जाता है, ये सोचकर कि यह पहले जैसा ही है, जैसे उसकी माँ के साथ था, जो सिर्फ अपने लिए खाना बनाती थी। ये साबित करते हुए कि प्रतिभाशाली लोग कितने आत्मकेंद्रित हो सकते हैं, वह सोचता है कि वह अपने परिवार के साथ जुड़ने में कैसे असफल रहा। फिर भी उसने सोचा कि वह अजनबियों के साथ ऐसा कर सकता है। तभी जब वह नाश्ते का मजा लेने के लिए बैठता है, तो निको अंदर आती है। हालांकि वह साफ तौर पर सभी अच्छी तरह से बनी चीजें खाना चाहती है, लेकिन वह खुद को रोकती है और दावा करती है कि यह उसके लिए एक असंतुलित भोजन है। यू उसे लुभाने के लिए खाना चाटना शुरू कर देता है, लेकिन वह अधिक कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में जोर से शिकायत करती है और कहती है कि उसे अभी भी विटामिन बी के साथ कम से कम 20 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है। यू को ये हास्यास्पद लगता है कि खाने से पहले किसी को पोषक तत्वों की गणना करने की ज़रूरत होती है। निको बताती है कि उसके लिए सही खाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ट्रेनिंग। जैसे ही लड़कियां जाने के लिए तैयार होती हैं, वह याद करता है कि उसकी माँ अलग अलग तरह के शूट के हिसाब से अलग अलग डाइट प्लान फॉलो करती थी। जब महिलाएं जल्दबाजी में गेट की तरफ जाती हैं, तो वह अचानक उनके पीछे दिखाई देता है और कहता है कि वे कुछ भूल गई हैं। ये सुनकर वे तुरंत घबरा जाती हैं और क्या गायब है, इस पर बहस करते हुए सब कुछ जांचना शुरू कर देती हैं। लेकिन उसका मतलब सिर्फ उन्हें एक अच्छे दिन की शुभकामना देना था, भले ही उन्हें यह अनावश्यक लगता हो। लड़कियां अभ्यास के लिए जाते समय शर्मा जाती हैं और किसी तरह इसके बारे में थोड़ा खुश महसूस करती हैं। इस बीच यू बर्तन धोता है और उसी समय उसे चालाक मिस्टर मिकाडोनो का कॉल आता है। वह आदमी उसे बताता है कि वह अपनी जिम्मेदारियों की वजह से ज्यादा आसपास नहीं रहेगा। इससे यू 3 लड़कियों के साथ अकेला रह जाता है। फिर चाचा उससे एक एहसान मांगते हैं और कहते हैं कि उसे अपनी बेटियों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल्द ही अपनी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। उनके मुताबिक सिर्फ उनके लिए वहां रहना ही उन्हें खुलने में मदद करने के लिए काफ़ी होगा। उसके होने वाले ससुर विस्तार से बताते हैं कि हर एक बहन की अपनी समस्याएं हैं। सबसे पहले काजुकी का एक ऑडिशन आने वाला है। निको कराटे नेशनल में टॉप स्थान के लिए लड़ेगी और मीवा को शोगी मैच में अपने खिताब के लिए लड़ना होगा। ये सुनकर कि अगर वह लड़कियों की मदद करने में सफल होता है, तो उसके मौके बढ़ जाएंगे। यू बहुत उत्साहित हो जाता है और फोन काट देता है। गहरी सांस लेने के बाद यू सोचता है कि उसके जैसा बेकार इंसान उनकी क्या मदद कर सकता है। एक चिहुआहुआ के शरीर और एक वैक्यूम क्लीनर के दिमाग के साथ उसे शक होता है कि वह प्रतिभाशाली लोगों की मदद कर सकता है, जो सप्ताहांत में भी 1 मिनट की छुट्टी नहीं लेते हैं। हालांकि तभी उसे यह बात समझ में आती है कि अगर वे असफल होते हैं, तो उन्हें भी उसी तरह से असफल कहा जाएगा, जैसे उसे उसकी पूरी जिंदगी कहा गया है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके साथ भी ऐसा न हो, वह कसम खाता है कि वह उन्हें कभी दुख नहीं देगा। वह लड़कियों में से हर एक को समझने के लिए एक यात्रा पर निकल पड़ता है, ताकि वह अच्छे फैमिली डिनर के साथ उनका दिल जीत सके। जैसे जैसे सूरज डूबता है, निको ट्रेनिंग से वापस आती है, जो बहुत निराश दिखती है। तभी उसका दिल अचानक उसकी छाती से बाहर आ जाता है, क्योंकि वह पूरी तरह से भूल गई थी कि उसी छत के नीचे एक आदमी का दास भी रहता है। यू बर्तन से थोड़ा सूप निकालता है और आकर्षक ढंग से उसे पवित्र अमृत की तरह चाटता है। इससे निको का दिल तेजी से धड़कने लगता है और फिर वह उसे अपने खाने का स्वाद चखने की पेशकश करता है, लेकिन वह उसे नीचे गिरा देती है और कहती है कि उसे उसके अतिरिक्त क्रीमी सामान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अपना खुद का खाना लाई थी।
नहाने के बाद वह एक रानी की तरह बाहर आती है और छोटे से लड़के को रसोई में कुछ ऐसा बनाते हुए देखती है जिसकी खुशबू सड़क के पार तक भी जाती है। यू दर्जनों रेसिपी बुक देखता है और बेहतरीन डिनर बनाने के लिए हर जानकारी को दिमाग में रखता है। उसे इतनी मेहनत करते हुए देखकर निको परेशान हो जाती है। तभी मीवा अंदर आती है और यू एक गौरवान्वित शेफ की तरह मुस्कुराता है और ऐलान करता है कि वह सूप परोसने वाला है, जो इतना अच्छा होगा कि वह उसकी उंगलियों को मोड़ देगा। उसे एक पूरे मूर्ख की तरह बर्ताव करते देखकर लड़कियों को लगता है कि वह फिर से बस बातें कर रहा है। तभी निको को उन पुराने दिनों की याद आती है जब बहनों के पास एक निजी शेफ होता था जो बेहतरीन सामग्री के साथ 5 सितारा भोजन बनाता था। लेकिन यहाँ तक कि 5 सितारा ने भी उस फैंसी स्लोप को खाने से मना कर दिया, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी थी और वह सिर्फ वही खाती है जो उसके शरीर के लिए अच्छा होता है। उस रात बाद में लाल बालों वाली अपने कमरे में एक भूखे अफ्रीकी की तरह टैको बेल खा रही होती है। तभी जिज्ञासा उसे जीत लेती है, इसलिए वह रसोई में छिपकर जाती है, देखती है कि यू वहाँ नहीं है और मेज पर एक अच्छा दावत इंतजार कर रहा है। तभी यू पीछे से कूदता है और उसे एक सरप्राइज पोषण हमले से मारता है। वह बताता है कि यह भोजन प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरा है जो ताकतवर बनने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा उसका गुप्त सॉस भी है जो इसे आसानी से अंदर ले जाने में मदद करता है। वह सब कुछ जानने के बाद वह हार मान लेती है और यू गिर जाता है, क्योंकि वह पूरी रात एक डाइट एक्सपर्ट से बात करके थक गया था ताकि वह उसके लिए बेहतरीन डिनर बना सके। ये जानकर कि उसने कितनी मेहनत की है, निको एक पके टमाटर से भी ज्यादा लाल हो जाती है और आखिरकार उसे खाने की कोशिश करती है। जैसे ही वह उसके स्वाद की कलियों को छूता है, वह उसे शेफ के लिए उसकी तारीफ करने के लिए कहती है। इस बीच यू ये सोचने लगता है कि क्या वह सच में उसे भोजन से वश में कर सकता है, जिस तरह वह माइनक्राफ्ट में बिल्लियों को वश में करता है। लेकिन उसका मूर्ख चेहरा उसे साफ तौर पर असहज कर देता है। इस बीच मीवा पहले से ही दावत को देखकर लार टपका रही होती है और एक टुकड़ा खाने के लिए नीचे आने की कोशिश करती है। लेकिन यू उसे बीच में ही पकड़ लेता है और उस पर पोषण से जुड़े तथ्य के साथ हमला करना शुरू कर देता है, जब तक कि वह हार नहीं मानती और एक सामान्य व्यक्ति की तरह मेज पर बैठ नहीं जाती। ये सुनकर कि उसने मीवा के लिए भी खाना बनाया है, यू के लिए निको का सम्मान आसमान छू लेता है। मीवा अपनी बहन की दुर्लभ शांत अभिव्यक्ति की तरफ इशारा करती है और देखती है कि उसे इस तरह से देखे हुए कुछ समय हो गया है। वह ये भी देखती है कि निको का वजन थोड़ा बढ़ गया है। निको जवाब देती है कि मीवा भी मॉडल जैसी नहीं है, लेकिन मीवा बस हंसती है क्योंकि सारा सामान ऊपर चला जाता है, जबकि बाकी उसके दिमाग को ईंधन देता है। जब यू बहनों को बात करते हुए देखकर संतुष्ट होता है, तो काजुकी अंदर आती है और उन्हें एक साथ मेज पर एक अच्छे परिवार की तरह खाते हुए देखकर तुरंत घृणित हो जाती है। रिजलॉर्ड उसके पास छिपकर जाता है और लापरवाही से उसे बताता है कि उसके पास उसकी त्वचा के लिए B12 से भरा कुछ भूरा चावल है और उसकी लंबी दिन की थकान को दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट से भरा सामान मारिन भी है। उसकी बात लगभग काम कर जाती है, लेकिन वह उसे साफ साफ मना कर देती है और अपनी कमज़ोर बहनों की तरह मोहित होने से इनकार कर देती है। निको वापस आती है और यू के इरादों का बचाव करती है, लेकिन काजुकी यह साफ कर देती है कि वह फैमिली बॉन्डिंग के खिलाफ नहीं है और यह सिर्फ इतना है कि एक सामान्य परिवार की तरह एक ही मेज पर एक किसान का खाना खाना एक राजकुमारी के लिए सही नहीं है। और ठीक इसी तरह यू के आत्मसम्मान का आखिरी टुकड़ा गायब हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी दादी अभी अभी मर गई है। निको उसके हाथों से प्लेट पकड़ती है और उसे खुश करने के लिए खाने लगती है। लेकिन यू तुरंत ठीक हो जाता है और उसे सख्त चेतावनी देता है कि अगर वह अतिरिक्त हिस्सा चोरी करती रही तो वह वास्तव में एक मोटी टेडी बियर में बदल जाएगी। मीवा हैरान है कि क्या वह चाहता भी है कि वे उसका खाना खाएं या नहीं। जब निको उसके अनादर से लगभग बेसुध हो जाती है, तो यू विनम्रता से यह बताता है कि यह उसका काम है कि वह उसके शरीर में आने वाली या बाहर जाने वाली हर चीज पर नजर रखे, और उसकी अपमानजनक भाषा निको को शर्म से लगभग फटा देती है। यू को मिका दोनों बहनों के साथ रहते हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके अथक प्रयासों के बावजूद काजुकी अभी भी उसके गंदे हाथों से बनी किसी भी चीज को छूने से इनकार करती है। लड़कियों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करने के लिए उनके पिता के आदेश को याद करते हुए यू अपने अंदर के लिलॉच को चैनल करता है और एक योजना बनाता है।
ब्रेक के दौरान लड़कियों की भीड़ काजुकी सेनपाई को घेर लेती है, जिससे पूरे हॉल में एक हाई पिच्ड आवाज गूंजती है। यू को ये देखकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि वह कितनी ज्यादा लोकप्रिय है, लेकिन वह हमले के लिए तैयार हो जाता है और एक बड़ी मुस्कान के साथ भीड़ का अभिवादन करता है। लड़कियां तुरंत उसे उस बेकाबू आदमी के रूप में पहचानती हैं। काजुकी उसे अपने डिवाइन ऑरा को अपनी हारा हुआ ऊर्जा से दूषित करने से पहले चले जाने के लिए कहती है, लेकिन यू उसे एक शरारती कहता है और ऐलान करता है कि वह उसे जीतने की कोशिश में पूरी रात जागता रहा और उसके पास कुछ ऐसा है जो सिर्फ वह उसे दे सकता है और उसे यकीन है कि उसे यह बहुत पसंद आएगा। जाहिर है, वह अपने खाने के बारे में बात कर रहा है। लड़कियां बुरी तरह से घबरा जाती हैं, इसलिए काजुकी यू पर चिल्लाती है कि वह अपनी गंदी बात से हर किसी को गुमराह करना बंद करे और कसम खाती है कि जब वे वापस घर आएंगे तो वह उसे इसकी सजा देगी, जो गड्ढे को और भी गहरा कर देता है। उसके प्रशंसकों की फौज उस पर सवालों की बारिश करती है, इसलिए यू वहां से निकलने के लिए उस अफरा तफरी का फायदा उठाता है। बाद में यू काजुकी को जीतने के तरीके पर रणनीति बनाने के लिए निको से मिलता है और ये देखकर चौंक जाता है कि कराटे क्लब उस पर कितना निर्भर करता है। लेकिन जैसे ही वह उसे देखती है, काजुकी को पिछले दिन का उसका अपमानजनक दावा याद आ जाता है और फिर से उसका चेहरा दिखाने का उसका साहस उसे नाराज कर देता है। उसके समर्पित प्रशंसक तुरंत सवाल करते हैं कि यह मूर्ख कौन है जो उसे इतनी लापरवाही से उसके पहले नाम से बुला रहा है, लेकिन शैतान रानी को एक नज़र देखने पर वे भाग जाते हैं। यू को तुरंत एहसास होता है कि अगर वह ऐसा करता रहा तो वह सही सलामत बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए मीवा आधिकारिक तौर पर उसके पास खेलने के लिए एकमात्र कार्ड है। स्कूल में कहीं और मीवा अपने फोन पर शोगी खेलने में व्यस्त होती है, तभी वह अपने सहपाठियों को एक समस्या पर जूझते हुए सुनती है। वह कुछ जल्दी गणित करती है और सीधे कहती है कि अगर वे इतनी आसान चीज को भी हल नहीं कर सकते तो उनमें वास्तव में दिमाग की कमी होगी। जैसा कि उम्मीद थी, लड़कियां अपने आत्मसम्मान के साथ जल्दी बाहर निकल जाती हैं और यू उन्हें जाते हुए देखता है। वह कक्षा में जाता है, लेकिन स्कूल में मीवा के पूरी तरह से अलग मूड को महसूस करने के बाद वह अपने उत्साह को कम कर देता है। यू विनम्रता से उसे कैफेटेरिया में दोपहर के भोजन के लिए उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे चले जाने के लिए कहती है। जब मीवा को एहसास होता है कि वह हार नहीं मानेगा, तो वह कक्षा से बाहर निकल जाती है और वह पूरे स्कूल में उसका पीछा करता रहता है। वह जिद्दी तरीके से उसका पीछा करता है, तब भी जब वह उसे अकेला छोड़ने पर जोर देती है। और इससे पहले कि उन्हें पता चले, वो हंसते हुए भागने लगती है, जैसे कोई टैग का गेम खेल रही हो। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद ये दोनों नॉन एथलेटिक लोग कुत्तों की तरह हाँफ रहे होते हैं, और तभी वो कहता है कि वो तो क्लास की चुप रहने वाली लड़की लगती है। ये सुनकर वो मानती है कि उसे बाकी हाई स्कूल लड़कियों की हल्की फुल्की बातें रिलेट ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो एक रॉयल है। जब यू कहता है कि वो भी रिलेट कर सकता है, तो वो हैरानी से घूरती है कि आखिर वो कैसे। सीना तान कर बैठते हुए यू कहता है कि हाँ, वो भी काफी रॉयल है, असल में रॉयली छोटा, रॉयली बेवकूफ और रॉयली फेलियर। फिर भी अपनी प्यारी माँ से उसने अच्छे खासे लुक्स तो इनहेरिट किए हैं। वो समझाने की कोशिश करता है कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर उसके बीच में ही उसका दिमाग उड़ जाता है कि वो क्या बोल रहा था, और ये बात मेवा को बहुत चिढ़ा देती है। उसे थोड़ा रोस्ट करने के बाद वो उसे बाका कहती है, उसका छोटा सा बाका। लंच के वक्त यू कहता है कि वो काजुकी को इम्प्रेस करने का तरीका ढूंढ रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोशिश करने के बहाने भी खत्म हो रहे हैं। तो मीवा बताती है कि जब वो 3 साल की थी, उसने अपनी बहन को बहुत खुश देखा था जब उनकी माँ ने सिर्फ उसके लिए एक खास डिश बनाई थी, लेकिन उसे बस इतना ही याद है। ये सुनकर यू हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसकी गोल्डफिश जैसी याददाश्त तो 5 मिनट पहले की बात भी भूल जाती है। लेकिन उसी छोटे से क्लू से वो किचन में जाकर सोचने लगता है कि उनकी माँ उनके लिए क्या क्या डिश बनाया करती होंगी। तभी काजुकी पीछे से ज़ॉम्बी की तरह आ जाती है, और जैसे ही वो एक सवाल करती है, तभी वो धड़ाम से गिर जाती है, क्योंकि उसे तेज बुखार है। कमरे में प्रिंसेस कहती है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बस थकी हुई थी। लेकिन मीवा उसका माथा छूते ही जल जाता है और निको उस पर कूलिंग पैड लगाने की कोशिश करती है, जबकि जिद्दी बहन लड़ने लगती है। तभी यू आता है खिचड़ी का कटोरा लेकर। ये देख काजुकी इतनी गुस्से में आ जाती है कि सबको बाहर निकाल देती है और फिर अकेले रो पड़ती है अपने कमजोर शरीर पर। यू समझ जाता है कि उसे पता है कि वो कितनी जल्दी बीमार हो जाती है, लेकिन फिर भी रिहर्सल करती रहती है। वो खिचड़ी उसके दरवाजे पर छोड़ देता है, लेकिन दूसरी बार भी वो लौटा देती है। आखिरकार वो उसके कमरे में घुस जाता है और फिर उसे डांट सुननी पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो उसे बाहर निकालने जाती है, उसकी टांगें जवाब दे देती हैं और वो धीरे धीरे गिरने लगती है, जबकि यू वहीं खड़ा उसका ह्यूमन कुशन बनने के लिए तैयार रहता है।
वो पूछती है कि वो क्यों नहीं छोड़ देता उसे अकेला, तो यू कहता है कि वो चाहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि रिहर्सल मिस न करे, और वो उसे प्राइवेट क्लास देने की भी पेशकश करता है। कज़ुकी उसकी स्किल्स पर शक करती है, तो वो शेखी बघारता है कि उसने तो 2 साल की उम्र में डेब्यू किया था और अब उसके पास 4 साल का सीनियरिटी एडवांटेज भी है। स्क्रिप्ट पढ़ते हुए यू प्रिंसेस बनता है और कज़ुकी प्रिंस। लेकिन उसके मुंह से निकली पहली लाइन इतनी कठोर और बेकार होती है कि वो दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देती है। यू कहता है कि वो तो बस वार्म अप कर रहा था। फिर मानता है कि उसकी माँ ने उसके लिए बहुत ऑडिशन अरेंज किए, लेकिन वो हर बार फेल हुआ। ये सुनकर कज़ुकी गुस्से में कहती है कि नेपो बेबी को मेहनत का दर्द समझ ही नहीं सकता। लेकिन अगली सुबह फिर आता है स्क्रिप्ट पढ़कर, और फिर रिजेक्ट हो जाता है। तीसरे दिन आता है 10 बार प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन उसकी एक्टिंग इतनी बेकार होती है कि कज़ुकी के कान से खून निकलने को होता है। अगले दिन वो गुस्से में कहती है कि अब और परेशान मत करना। तब जाकर यू मान लेता है कि वो हार गया। कज़ुकी याद करती है कि उसकी टीम उससे कितनी हाई लेवल परफॉर्मेंस की उम्मीद रखती है, और तभी सोचती है कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि वो उठ जाए। लेकिन जब वो लिविंग रूम में यू को प्रैक्टिस करते देखती है तो चौंक जाती है कि इतना मेहनत करने के बाद भी वो इतना बेकार है, और ये देख वो मुस्कुराने लगती है। अगली सुबह उसे फिर उसकी एनपीसी लेवल एक्टिंग सुनने को मिलती है, लेकिन इस बार वो साथ देती है, और उसी पल यू की एक्टिंग इतनी ईमानदार निकलती है कि दोनों हैरान रह जाते हैं। वो रोने लगता है कि आखिर 14 साल बाद उसने एक लाइन ठीक से बोली होगी जिससे उसकी माँ भी गर्व महसूस करेंगी। कज़ुकी उसे इतना खुश देखकर खुद भी खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि वो उसे एक शर्त पर अपने लिए खाना बनाने की इजाज़त देगी। यू पूछता है कि क्या शर्त है, तो वो शर्माते हुए बताती है कि उसे क्या क्या पसंद नहीं है। असल में वो ये मानने से झिझक रही थी कि वो एक पिकी ईटर है। अगले दिन मीवा और निको हक्का बक्का रह जाते हैं जब कज़ुकी आराम से यू का बना खाना खा रही होती है। यू उसे शाबाशी देता है कि वो अच्छी बच्ची की तरह सूप खत्म कर रही है, लेकिन वो कहती है कि वो कुछ भी खा लेगी, बस गाजर नहीं। तभी यू धीरे से बताता है कि उसने तो उसमें गाजर छुपाकर डाली थी, और कज़ुकी चुप रह जाती है। आखिरकार यू चैन की सांस लेता है कि उसका खाना बहनों को पसंद आने लगा है। लेकिन अगले दिन झटका लगता है जब वो कहती हैं कि उन्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस में बिजी रहेंगी। यू उदास होकर उन्हें शुभकामनाएं देता है, जैसे कोई तलाकशुदा हाउस हस्बैंड। लेकिन ये उसके लिए नया नहीं है, क्योंकि उसकी माँ भी अक्सर महीनों बाहर रहती थी। इसी वजह से उनका रिश्ता उतना करीबी नहीं बन पाया। उसे फिर एहसास होता है कि इन टैलेंटेड बहनों और उसके जैसे नो लाइफ इंसान के बीच कितना बड़ा फासला है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे माँ का वो नोट याद आता है जिसमें लिखा था कि वो चाहती है कि उसका बेटा खुशहाल परिवार पाए। लेकिन उसे तो ये तक नहीं पता कि खुशहाल परिवार कैसा होता है। तभी उसे याद आता है उसकी माँ का वो शो जिसमें वो एक प्यारी माँ का रोल निभा रही थी, बिना किसी ड्रामा वाला परफेक्ट परिवार। वो बैठकर एक ही बार में उसके 6 वॉल्यूम देख डालता है। और जब शादी वाला एपिसोड आता है तो उसके दिल को गहरा झटका लगता है कि ये सब तो बस स्क्रिप्ट था। असलियत तो इससे बिल्कुल उलट है। तभी मैं दोनों बहनें घर लौटती हैं और मीवा को आलसी कहकर चिढ़ाती हैं। फिर वे यू को रोते हुए देखती हैं और सोचती हैं कि वो फिर कोई फैमिली शो देखकर इमोशनल हो गया। लेकिन जैसे ही कज़ुकी स्क्रीन पर उसकी माँ को देखती है, उसे एहसास होता है कि यू अभी भी बच्चा ही है जो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। फिर कज़ुकी गंभीर होकर कहती है कि उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और वो उन्हें फैमिली जैसा महसूस कराने के लिए घर का पापा बनने की कोशिश छोड़ दे। मीवा भी उसका साथ देती है, और निको हंसते हुए कहती है कि फ्रीलोडर बनकर रहना भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने वैसे भी उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखी थी। लेकिन ये सुनकर यू गुस्से में आ जाता है। वो मानता है कि उसने अपनी माँ से रिश्ता बनाने की कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत अलग हैं, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसका उसे अब पछतावा है। तो अब यू चाहता है कि वो दिल से जुड़ सके और इस मौके को खोना नहीं चाहता कि उसे भी एक हैप्पी फैमिली जैसी जिंदगी मिल पाए। लेकिन जैसे ही वो हैप्पी फैमिली कहता है, तीनों बहनों की रीढ़ में झुरझुरी दौड़ जाती है। नीको बड़बड़ाती है कि हैप्पी फैमिली तो बस टीवी पर होती है, असल जिंदगी में नहीं। फिर भी तसुंदरे बहन उसे छेड़ते हुए पूछती है कि ठीक है, बताओ कैसे हम फैमिली बन सकते हैं। इसी बीच टीवी पर हीरोइन और हीरो की प्रपोज और किस वाली सीन चल रही होती है, जिससे ऑडियंस चीख पड़ती है। और ये देखकर यू को लगता है कि माई को दोनों बहनों की घूरती नजरें उसकी आत्मा तक चीर गई हों। कज़ुकी तो डिनायल मोड में चली जाती है, क्योंकि उसने सच में शादी के बारे में एक सेकंड के लिए सपना देख लिया था। नीको खुद को समझाती है कि वो किसी नाकाम लड़के से शादी करने से बेहतर ट्रेनिंग करना पसंद करेगी। और मीवा सोचती है कि वो बेवकूफ़ रोमांस सीन देखकर ब्रेन वॉश हो गई। इसी बीच यू अचानक घोषणा कर देता है कि उसने अपना फैसला कर लिया है और नाम लेता है निको का। सब एकदम शॉक्ड। वो माहौल को और हाइप कर देता है और कहता है कि सबसे पहले फैमिली बनने के लिए हमें एक दूसरे का बर्थडे पता होना चाहिए। तीनों बहनों का दिमाग फट जाता है जब वो समझाता है कि चूंकि निको उसी ग्रेड में है, तो फैमिली रिलेशन में तय करना होगा कि वो उसकी छोटी बहन है या आरा एक समन। बहनों का माथा ठनक जाता है और वो उसे कहती हैं कि इस फ्रीलोडर को वहीं रहना चाहिए, कचरे के ढेर में।
बाद में बाथरूम में निको अभी भी फ्लस्टर्ड थी कि तभी उसे किचन से यू की लो टेस्टोस्टेरोन वाली चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर बाहर आती है, सोचती है कोई घुसपैठिया आया है, लेकिन पता चलता है कि यू रो रहा है क्योंकि ब्रेड खत्म हो गई थी और सैंडविच नहीं बन पाएगा। निको उसे डांट देती है कि इतनी छोटी बात पर रोना बंद कर। तभी उसे एहसास होता है कि वो लगभग बिना कपड़ों के है और शर्माते हुए वहां से भाग जाती है, सीधे मीवा से टकरा जाती है। मीवा तुरंत नोटिस कर लेती है कि निको का चेहरा नहाकर आने वाले से कहीं ज्यादा लाल है। उसकी तेज दिमाग वाली बहन तुरंत हर संभव थ्योरी पर विचार करने लगती है कि आखिर उसे इतना शर्मिंदा किसने किया। तभी यू तौलिए का ढेर उठाए आता है। उसका हाथ छूते ही निको की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो तौलिए गिरा देती है, फिर खुद को संभालने के लिए यू को बुली करने लगती है। यू सोचता है कि शायद ये उसकी फ्रीलोडिंग की सजा है। ये देख निको पूछती है कि क्या मीवा को भी उस छोटे शैतान पर क्रश है, लेकिन मीवा ऑल्सो शब्द पर अटक जाती है और निको को ही डांटना शुरू कर देती है कि उसने गलती से कबूल कैसे कर लिया। इस बीच यू चुपचाप तौलिए फोल्ड करता रहता है, मानो युद्धभूमि देख रहा हो। कजुकी ये तमाशा देखकर आह भरती है और अपनी बहनों को डांट देती है कि अपनी उम्र के हिसाब से तो बर्ताव करो। थोड़ी देर बाद यू उससे कहता है कि एक बर्तन ऊपर वाली शेल्फ पर रख दे। वो करती है और ठंडी चालाक प्रिंसेस स्टाइल में पूछती है कि कुछ और चाहिए। यू स्माइल देकर थैंक यू बोलता है और वो ऊपर से कूल बनी रहती है जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन उसकी बहनें पकड़ लेती हैं कि वो पिघल गई है। और फिर शुरू हो जाता है तीनों बहनों का झगड़ा कि किसे सबसे बड़ा लव इडियट कहा जाए। आखिरकार यू तंग आकर चिल्लाता है कि बस करो, हम फैमिली हैं, और जोड़ता है कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो आखिर लड़ क्यों रही हैं। ये सुनकर तीनों बहनें उसे घूरती हैं डिसअपॉइंटमेंट लेवल 100 एक्सप्रेशन से और चली जाती हैं। उनके जाते ही यू आह भरता है और नोटिस करता है कि लिविंग रूम पूरा तहस नहस पड़ा है। सफाई करते हुए वो सोचता है कि असली जिंदगी कभी भी टीवी वाली परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उनके साथ खाया हुआ वो डिनर हमेशा यादगार रहेगा। उसके मन में ख्वाहिश जगती है कि काश वो उनके साथ एक हैप्पी लाइफ बिता पाए। तभी उसे एक खजाना मिल जाता है, तीनों बहनों की बचपन की फोटो। वो इतनी क्यूट होती है कि यू का दिल ही पिघल जाता है और सोचता है कि आखिर ये तीन छोटे फरिश्ते बड़े होकर ऐसे कैसे हो गए। उसे ख्याल आता है कि क्यों ना एक नई फोटो ली जाए चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे। वो जाकर बहनों से पूछता है कि ये फोटो किसकी है, लेकिन तीनों एक साथ उसका मुंह बंद कर दरवाजा उसके मुंह पर दे मारती हैं। अब उसका शेरलॉक होमलेस मोड ऑन हो जाता है, क्योंकि किसी एक ने जरूर पुरानी फैमिली मेमोरीज संभाल कर रखी हैं। लेकिन अगली सुबह तीनों बहनें अलग अलग रास्तों पर निकल जाती हैं और उसकी जासूसी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। फिर भी वो जानकर दंग रह जाता है कि ये प्रोडिजीज पूरे देश में ट्रैवल करती हैं। शाम को यू कजुकी को बेहतर नींद के लिए गर्म दूध देने की तैयारी करता है, लेकिन मीवा और निको परेशान हैं क्योंकि उन्होंने होटल बुक करना भूल गईं। तभी उनका नाइट एंड शाइनिंग सार्केज्म यानी यू प्रकट होता है और बताता है कि उसने पहले से ही होटल बुक कर दिया था। दो नक्शे थमाकर कहता है कि हैप्पी स्टे क्योंकि उसने 5 स्टार होटल चुना है। मीवा मुंह फुलाती है कि वो 2 दिन तक घटिया खाना खाकर कैसे खुश रह सकती है, और निको भी हाँ में हाँ मिलाती है। तभी छोटा ग्रेमलिन छेड़ता है कि तो क्या तुम कह रही हो कि मेरे बिना तुम एक दिन भी नहीं रह सकती, और शरारती हंसी हंसता है। अगले दिन शोगी टूर्नामेंट में मीवा अपने ओपोनेंट को चुटकियों में हरा देती है और सब उसकी टैलेंट देख हैरान रह जाते हैं। लेकिन उसका अगला मैच चौथी क्लास के मास्टर से है। वो बोर चेहरा बनाकर होटल लौटने लगती है और तभी उसकी नज़र गिरती है चेरी ब्लॉसम्स के नज़ारे पर और उसे बचपन की प्यारी यादें याद आ जाती हैं। लेकिन होटल लौटते ही उसका जबड़ा गिर जाता है क्योंकि वहां काउंटर पर डिस्गाइज में कजुकी खड़ी होती है। दोनों बहनें एक दूसरे से सवाल पूछती हैं और तभी निको भी एंट्री मारती है और बैग गिरा देती है। आखिरकार मीवा पूछती है कि क्या कजुकी का टूर्नामेंट भी यही है। तभी यू अंदर आता है और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तीनों बहनों को तो ये भी नहीं पता कि बाकी कहाँ जा रही हैं, और फिर शेखी बघारते हुए बताता है कि चून की वे बात नहीं करती, उसने उनके लिए ये मौका बनाया है। जब उन्हें पता चलता है कि उसने उन्हें एक ही रूम में बुक किया है तो वो गुस्से से भड़क उठती हैं। लेकिन यू तो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसने कोई बड़ा एहसान कर दिया हो, क्लासिक गर्ल टॉक का मौका देकर। बहनें पूछती हैं कि वो यहाँ कर क्या रहा है, तो यू गर्व से कहता है कि वो उनका ऑफिशियल गाइड है फेस्टिवल के लिए, लेकिन असलियत में वो तो फैमिली फोटो लेने की प्लानिंग कर रहा है। तीनों उसकी बेवकूफ़ी भरी आइडिया पर झपट पड़ती हैं, तो यू उन्हें मनाने के लिए बोलता है कि वहाँ एक फेमस मंदिर है जहाँ लोग लक के लिए दुआ मांगते हैं। निको उसे रिजेक्ट कर देती है कि वो उसकी तरह फेलियर नहीं है जो लक पर निर्भर रहे, लेकिन यू कहता है कि हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडिजीज भी वहाँ जाते हैं, और साथ ही ये रूटीन की बोरिंग लाइफ से छुटकारा पाने का भी तरीका है। आखिरकार जब वो टॉप क्वालिटी सी फूड का नाम लेता है तो बहनें खासकर कजुकी मानने पर मजबूर हो जाती हैं। कजुकी कहती है कि बस इंस्टा के लिए और शॉपिंग का प्लान बनाती है। यू पहले से देखे हुए एक किमोनो स्टोर ले जाता है। शॉपकीपर महिलाएं तीनों लेजेंड्स को देख दंग रह जाती हैं। वो कजुकी के लिए ग्रेसफुल स्टाइल चुनती हैं, मीवा के लिए क्यूट कैट थीम वाला, लेकिन निको गुस्से में बैठी रहती है। यू पूछता है कि क्या उसे किमोनो पसंद नहीं। निको कहती है कि उस पर अच्छा नहीं लगेगा।
तब शॉप लेडी उसके पर्सनैलिटी मैच करता शार्प डिजाइन दिखाती है, लेकिन निको को याद आता है कि बचपन में उसने गली ड्रेस चाही थी और उनके पिता ने उसे मना कर दिया था। वो गुस्से से झल्ला उठती है। इसी वक्त यू एक ऐसा किमोनो लाता है जो अल्ट्रा फेमिनिन वाइब देता है और कहता है कि उसके हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि निको सबसे क्यूट लड़की है जिसे वो जानता है। निको के दिल पर सीधा वार होता है और वो दोनों स्टाइल लेकर ट्रायल रूम में जाती है। जैसे ही वो बाल बांध कर बाहर आती है, तीनों बहनें और यू दंग रह जाते हैं उसकी खूबसूरती देखकर। फिर ये नॉट सो टिपिकल फैमिली निकल पड़ती है फेस्टिवल एंजॉय करने। मीवा कहती है कि उसे भूख लगी है, तो यू उसे याद दिलाता है कि भीड़ में भटकना मत। तभी लोग कजुकी को पहचान लेते हैं और देखते ही देखते दर्जनों फैंस ऑटोग्राफ के लिए उसकी ओर टूट पड़ते हैं। और इससे पहले कि कोई समझ पाए, वो हंसते हुए ऐसे भागती है जैसे ये कोई टैग का खेल हो। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद ये दोनों नॉन एथलेटिक प्राणी ऐसे हाँफते हैं जैसे अस्थमा वाले कुत्ते हों। तभी यू बोल देता है कि वो तो बिल्कुल क्लास की चुप रहने वाली लड़की जैसी लगती है। ये सुनकर वो मान लेती है कि साधारण हाई स्कूल की लड़कियों की छोटी छोटी बातें उसके लिए समझना मुश्किल हैं, क्योंकि आखिर वो रॉयल फैमिली से है। जब यू कहता है कि वो भी उससे रिलेट कर सकता है, तो वो हैरानी से घूरने लगती है कि ये आखिर कैसे हो सकता है। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बैठकर यू बोलता है कि वो भी काफ़ी रॉयल है, बल्कि रॉयली शॉर्ट, रॉयली बेवकूफ़ और रॉयली फेलियर है, बावजूद इसके कि उसे अपनी प्यारी माँ से ये हैंडसम लुक्स विरासत में मिले। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने ही मोटिवेशनल टेड टॉक के बीच में यू भूल जाता है कि वो कह क्या रहा था, और यही बात मिवा को चिढ़ा देती है। थोड़ी मजाक उड़ाने के बाद वो उसे बाका, अपना छोटा बाका कहकर बुलाती है। लंच के दौरान यू मिवा से कहता है कि वो किसी तरह कजुकी को जीतना चाहता है, क्योंकि अब उसके पास ज्यादा मौके नहीं बचे। तो मिवा याद करती है कि जब वो 3 साल की थी, तो उसने अपनी बहन को बहुत खुश देखा था, जब उनकी माँ ने सिर्फ उसके लिए एक स्पेशल खाना बनाया था। लेकिन बस इतना ही उसे याद है। ये सुनकर यू हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी गोल्डफिश जैसी दिमाग तो 5 मिनट पहले की बात भी नहीं पकड़ पाती। मगर इस छोटे से क्लू के सहारे वो फिर से किचन में जुट जाता है और सोचने लगता है कि उनकी माँ कजुकी के लिए कौन कौन से डिश बनाती होगी। इसी बीच अचानक कजुकी पीछे से आती है, बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसी हालत में। और जैसे ही वो उससे एक सवाल पूछती है, तुरंत गिर जाती है, क्योंकि उसे तेज बुखार होता है। बाद में कमरे में वो जिद करती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, बस थकान है। लेकिन मिवा उसका माथा छूते ही जलने लगती है और निको तुरंत उसके सिर पर कूलिंग पैड लगाने की कोशिश करती है, जबकि जिद्दी बहन लड़ाई करती रहती है। तभी यू एक कटोरे में खिचड़ी लेकर आता है, लेकिन ये देखकर कजुकी इतनी नाराज हो जाती है कि सबको बाहर निकाल देती है और अकेले अपने कमरे में रोने लगती है। यू समझ जाता है कि वो जानती है कि उसका शरीर बहुत नाजुक है, फिर भी वो बिना रुके रिहर्सल करती है। वो उसके दरवाजे पर खिचड़ी रख देता है, लेकिन दूसरी बार फिर से लौटा दी जाती है। इस बार वो गुस्से में सीधा उसके कमरे में घुस जाता है और बुरी तरह डांट खाता है। लेकिन जैसे ही कजुकी उसे बाहर निकालने के लिए उठती है, उसके घुटने जवाब दे जाते हैं और वो गिरने लगती है। यू वहीं खड़ा होकर खुद को उसका इंसानी कुशन बना देता है। वो पूछती है कि आखिर वो उसके पीछे क्यों पड़ा है, तो यू साफ बोल देता है कि वो चाहता है कि वो जल्दी ठीक हो जाए ताकि रिहर्सल मिस न हो। यहाँ तक कि वो उसे प्राइवेट क्लासेस देने की पेशकश करता है। कजुकी को उसकी स्किल्स पर भरोसा नहीं होता, लेकिन यू शान से बोल देता है कि उसने तो 2 साल की उम्र में डेब्यू किया था, और इस तरह 4 साल की सीनियरिटी लेकर खुद को उसका सैम्पाई घोषित कर देता है। दोनों स्क्रिप्ट उठाकर रिहर्सल शुरू करते हैं। यू प्रिंसेस का रोल लेता है और कजुकी प्रिंस का। लेकिन जैसे ही उसकी पहली लाइन उसके मुंह से निकलती है, जो इतनी सख्त होती है जैसे कोई सूखी लकड़ी, कजुकी गुस्से में दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर देती है।
यू हंसकर कहता है कि वो तो बस वार्म अप कर रहा था, फिर मान लेता है कि उसकी माँ ने उसे कितनी ही ऑडिशन दिलवाए, लेकिन हर बार वो फेल हुआ। ये सुनकर कज़ुकी को गुस्सा आता है और वो कहती है कि ये नेपो बेबी कभी समझ ही नहीं सकता कि असली मेहनत क्या होती है। इसके बावजूद अगले दिन यू फिर स्क्रिप्ट पढ़कर आता है, मगर फिर रिजेक्ट हो जाता है। तीसरे दिन 10 बार प्रैक्टिस करके लौटता है, लेकिन उसकी घटिया एक्टिंग सुनकर कज़ुकी के कानों से खून निकलने लगता है। अगले दिन वो झुंझला कर कहती है कि अब और परेशान मत करो। तब यू हार मानने जैसा दिखाता है, जबकि कज़ुकी को याद आता है कि उसके एक्टिंग टीम की उम्मीदें कितनी बड़ी हैं और उस पर कितना प्रेशर है। लेकिन तभी कज़ुकी देखती है कि यू अब भी लिविंग रूम में प्रैक्टिस कर रहा है, और ये देखकर हैरान रह जाती है कि इतनी मेहनत के बावजूद उसकी एक्टिंग अब भी बेकार है। यही देखकर उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान आ जाती है। अगले सुबह फिर से उसकी एनपीसी जैसी एक्टिंग सुनने को मिलती है, मगर इस बार कज़ुकी भी खेल में शामिल हो जाती है, और उसी असली पल में यू एकदम बेहतरीन एक्टिंग कर जाता है। वो आंसू बहाते हुए बोलता है कि आखिर 14 साल बाद उसने अपनी माँ को गर्व महसूस कराया। ये देखकर कज़ुकी भी तरोताज़ा हो जाती है, और उसके दिल को अच्छा लगता है कि ये बेवकूफ़ सिर्फ एक लाइन से इतना खुश हो गया। कज़ुकी फिर शाही अंदाज में कहती है कि वो जैसे किसी नौकर को हुक्म देती है, वैसे उसे भी एक बार खाना बनाने का मौका देगी, लेकिन एक शर्त पर। यू पूछता है शर्त क्या है, तो कज़ुकी शर्माते हुए खाने की लिस्ट बताने लगती है जो उसे पसंद नहीं है। यू समझ जाता है कि असल में वो ये स्वीकारने में शर्मिंदा है कि वो बहुत पिकी ईटर है। अगले दिन मिवा और निको के होश उड़ जाते हैं जब वो कज़ुकी को शांतिपूर्वक यू का बनाया खाना खाते देखते हैं। दोनों सोचते हैं कि दुनिया का अंत आ गया है। यू उसकी तारीफ करता है कि उसने सूप अच्छे से खत्म किया, लेकिन कज़ुकी कहती है कि वो कुछ भी खा सकती है, बस गाजर को छोड़कर। तब यू शरारत से फुसफुसाता है कि उसने उसमें गाजर भी मिला दी थी, और कज़ुकी वहीं सन रह जाती है। आखिरकार यू चैन की सांस लेता है कि उसने दोनों बहनों को अपने खाने का आदी बना दिया है। लेकिन अगले ही दिन उसे बड़ा झटका मिलता है जब बहनें कहती हैं कि अब उन्हें उसके खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अपने बड़े दिन की प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगी। ये सुनकर वो ऐसे महसूस करता है जैसे कोई हाउसवाइफ अचानक तलाकशुदा हो गई हो। लेकिन उसके लिए ये नया नहीं है, क्योंकि उसकी माँ भी महीनों काम में बिजी रहती थी। शायद इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए। उसे फिर से एहसास होता है कि जीनियस लोगों और उसके जैसे निकम्मे के बीच की दूरी बहुत बड़ी है। हालांकि उनके पिता ने उसे बहनों का सहारा बनने को कहा था, मगर अब वो खोया सा महसूस करता है। खिड़की से बाहर देखते हुए उसे वो छोटी सी चिट्ठी याद आती है जो उसकी माँ ने अस्पताल से लिखी थी, जिसमें उसने बस यही दुआ की थी कि उसका बेटा खुशहाल परिवार पाए। और तभी उसे एहसास होता है कि असल में उसे ये भी नहीं पता कि खुशहाल परिवार होता कैसा है। अचानक उसे याद आता है वो शो जिसमें उसकी माँ ने एक प्यारी माँ का रोल निभाया था, जहाँ सब कुछ प्यार और अपनापन था, बिना किसी ड्रामे के। वो एक ही बैठकी में उसके 6 वॉल्यूम देख डालता है, और जब उसकी माँ का शादी वाला सीक्वेंस आता है, तो यू को झटका लगता है कि ये सब सिर्फ स्क्रिप्टेड था, जबकि असलियत में उसका परिवार बिल्कुल उल्टा है। तभी मैं दोनों बहनें घर लौटती हैं और मिवा को स्लॉथ की तरह थका देखकर मजाक उड़ाती हैं। तभी वो यू को रोते हुए पाती हैं, जो फैमिली शोज देखकर इमोशनल हो रहा होता है। मिवा हंसते हुए कहती है कि ये तो हमेशा यही करता है। लेकिन जैसे ही कज़ुकी टीवी पर उसकी माँ को देखती है, उसे साफ समझ आता है कि अंदर से यू अब भी वही बच्चा है, जो अपनी माँ को बहुत मिस करता है। गंभीर नज़रों से कज़ुकी उसे कहती है कि उसे इतना जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, न ही घर का पापा बनने की। मिवा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। निको तो मजाक में कह देती है कि वैसे भी उनसे किसी उम्मीद नहीं थी, तो वो घर का फ्रीलोडर बन सकता है।
लेकिन ये सुनकर यू गुस्से से भर उठता है। वो मानता है कि उसने अपनी माँ से कभी बंधन बनाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि उसे लगता था कि वो दोनों बहुत अलग हैं। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जो वो आज भी पछताता है। हालांकि नीको सचमुच वैसा ही कर रही लगती है। जब मिवा नीको का मजाक उड़ाती है उसके खराब अंकों को लेकर, तो नीको बहाना बनाती है कि उसका सारा एनर्जी उसकी मसल्स खा जाती हैं। तभी यू ऑफर करता है कि वो मार्शल आर्ट्स की इस जीनियस को पढ़ाई में मदद करेगा। दोनों एक ही क्लास में होने के कारण थोड़े अजीब से क्लोज हो जाते हैं और इससे तीनों बहनें शर्मा जाती हैं। जब यू नीको को सडनली शब्द का मतलब समझा रहा होता है, तभी अचानक एक चोर उसे धक्का मारकर एक औरत का पर्स छीन लेता है और भागने लगता है। यू पीछा करने की कोशिश करता है और प्रैक्टिकली भीख मांगता है कि चोर रुक जाए, लेकिन उसकी दर्दनाक धीमी स्पीड चोर को और मजा दिलाती है। तभी अचानक नीको सामने आ जाती है और एक जबरदस्त किक से वार करती है। लेकिन चोर भी अपने जवान दिनों में मार्शल आर्ट्स सीख चुका होता है, और उसकी स्किल्स उसे नीको के वार को रोकने और पलटवार करने लायक बना देती हैं। जबकि यू परेशान हो जाता है, बाकी दोनों बहनें शांत रहती हैं क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि उनकी बहन इतनी आसानी से हारेगी नहीं। दीवार का इस्तेमाल करके स्प्रिंग बोर्ड जैसी मूव बनाते हुए नीको आखिरकार एक ठोस किक लगाकर आदमी को जमीन पर दे पटकती है। फिर पर्स उठाकर चोर को कहती है कि वो मार्शल आर्ट्स के नाम पर कलंक है। इसी बीच भीड़ जमा हो जाती है और कुछ लोग नीको को पहचान जाते हैं कि वही मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। वो पर्स उसकी मालकिन को लौटा देती है और खुद के चोटिल हिस्से को छुपाने की कोशिश करती है। तभी यू दौड़ता हुआ आता है और अपने बैग में फर्स्ट एड खोजने लगता है। नीको कहती है कि ये तो बस मामूली खरोंच है, लेकिन यू कहता है छोटी सी खरोंच भी दर्द कर सकती है। जब वो प्यार से उसका घाव साफ करता है और पट्टी लगाता है, नीको शर्मा जाती है। उसी वक्त चोर फिर से खड़ा होकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक लड़का उसे दीवार पर पटक देता है। उसका नाम है हयातो तत्सुमी, इवायामा हाई स्कूल से। भीड़ में हलचल मच जाती है और लोग फुसफुसाने लगते हैं कि वही नेशनल चैंपियन है। दोनों बहनें भी पहचान जाती हैं कि ये वही लड़का है जो उनके घर अक्सर आया करता था। नीको उसे सीनियर कहकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो सीधे नीको को उसके पहले नाम से बुलाता है, जिससे यू असहज हो जाता है। फिर वो बताता है कि वो उसे लेने आया है। कहानी आगे बढ़ती है और इवायामा कराटे टीम का परिचय सेइका टीम से होता है। दोनों टीमें पूरे हफ्ते साथ ट्रेनिंग करने वाली होती हैं। सब खुश दिखते हैं, लेकिन सेइका टीम यू को देखकर आपत्ति जताती है और पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि यू चुपचाप सिर्फ नीको और इस नए लड़के पर नज़र रखने आया है। वो पूछता है कि ये हॉट शॉट कौन है, तो बताया जाता है कि नीको और हयातो एक ही डोजो में ट्रेनिंग करते थे। लेकिन सेइका वाले कहते हैं कि वो बुरा आदमी है क्योंकि हर जगह लड़कियों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है, और यही उन्हें सबसे ज्यादा चिढ़ाता है। तभी नीको खुद हयातो को स्पारिंग के लिए चैलेंज करती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन उसके जिद करने पर मुस्कुराता है और मान जाता है। मैच शुरू होता है और सेइका टीम नीको को चीयर करती है। लेकिन शुरुआत में ही नीको सांस फूलने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसका सीनियर अब बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच चुका है। वो रीमैच मांगती है, लेकिन यू बीच में आकर उसे रोकता है। वो कहता है कि नीको पूरी तरह बिखर चुकी है और अपने सीनियर को डांटता है कि उसने जूनियर पर रहम नहीं किया। बाद में जब यू और नीको अकेले होते हैं, तो वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि हयातो उसका हीरो है। वो याद दिलाती है कि कैसे पहली बार जब मिस्टर मदोनो उसे डोजो ले गए थे, तो उसने सब बड़े लड़कों को हरा दिया था और उन्होंने बदले में उस पर हमला कर दिया था। लेकिन आखिरी पल में हयातो आया और सबको पीटकर उसकी रक्षा की।
तब से हयातो हमेशा उसकी प्रेरणा बना। लेकिन अब हयातो उसे फिर से अपने स्कूल ले जाने की बात करता है। और यू बेचैन होकर अचानक बीच में कूदकर हयातो को चुनौती देता है कि वो निको को नहीं ले जा सकता क्योंकि वो उससे जीत जाएगा। वो अपने सीने पर हाथ मारता है जैसे कोई गोरिल्ला और चिल्लाता है कि वो भी निको के साथ रहना चाहता है। ये सुनकर निको लाल हो जाती है। सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन उसके जज्बे को देखकर सेका टीम भी उसे चीयर करने लगती है। हयातो भी मुस्कुराकर कहता है कि सेका में भी कमाल के लोग आते हैं, लेकिन साफ कर देता है कि वो रहम नहीं करेगा। और दोनों का मैच आखिरी दिन फिक्स हो जाता है। उस रात से यू निको के साथ ट्रेनिंग शुरू करता है। वो सिखाती है कि हयातो का सबसे बड़ा हथियार उसका लंबा रेंज वाला किक है, इसलिए स्पीड चाहिए। यू प्रैक्टिस में बार बार गिरता है लेकिन हार नहीं मानता। फिर वो कहता है कि वो निको के साथ रहना चाहता है। निको शर्मा जाती है, लेकिन तभी यू जोर देता है कि वो उसकी बहनों के साथ भी रहना चाहता है। कोल्ड स्वेट स्माइल इससे उसका मूड खराब हो जाता है। धीरे धीरे तीनों बहनें भी उसकी ट्रेनिंग और सपोर्ट में जुड़ जाती हैं। हयातो के खिलाफ ये मैच सिर्फ निको की ताकत का नहीं, बल्कि यू की लगन और उनके रिश्तों की परीक्षा बनने वाला है। ये घोषणा करने के बाद यू गहरी झुककर हयातो से विनती करता है कि चाहे वह दोनों में से किसी से भी हार जाए, फिर भी निको को यहीं रहने दिया जाए। निको की टीम को उसका ये काम सस्ता सा ट्रिक लगता है, लेकिन चैंपियन हयातो बिना कोई बहाना बनाए इस अनुचित प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। भीड़ यू के खिलाफ बातें करने लगती है, जिससे निको चिंतित हो उठती है और कहती है कि वह खुद को सबके सामने खलनायक बना रहा है। लेकिन यू इसे नज़रअंदाज कर देता है और कहता है कि यह सब उसकी योजना का हिस्सा है, निको की रक्षा करने के लिए। वह निको को समझाता है कि वह पहले लड़ेगा और उसका लक्ष्य है चैंपियन को इतना घायल करना कि निको को थोड़ी बढ़त मिल सके। निको साफ शब्दों में पूछती है कि क्या वह वाकई खुद को बलि का बकरा बनाना चाहता है। मैच शुरू होने ही वाला होता है कि यू के हाथ डर से कांपने लगते हैं। निको तुरंत भागकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि डरना बंद करो। जब यू मैदान में उतरता है, हयातो वचन देता है कि वह निको को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन यू निर्भीक होकर घोषणा करता है कि वह इस पूरे हफ्ते की निको के साथ की ट्रेनिंग का परिणाम सबको दिखाएगा। उसकी बात सुनकर लोगों में उम्मीद जागती है, लेकिन जैसे ही लगता है कि कुछ हो सकता है, वह उम्मीद पल भर में टूट जाती है क्योंकि यू तुरंत बुरी तरह पीट दिया जाता है। भीड़ फिर भी उसे दोष नहीं देती, क्योंकि वह सिर्फ एक हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहा था। लड़खड़ाते हुए वापस निको के पास जाकर वह हार मानते हुए माफी मांगता है। लेकिन निको कहती है कि उसे मैदान में उतरने देना सही फैसला था और यह भी मानती है कि उसने पूरे हफ्ते सचमुच मेहनत की थी। अब निको मैदान में उतरती है। यू उसे अपना बेस्ट देने के लिए कहता है और उसका दिल मजबूत हो उठता है। लड़ाई शुरू होते ही निको अपनी तेजी से पहला वार करती है और शानदार शुरुआत करती है। वह जानती है कि जीतने का एक ही तरीका है, अपने सीनियर के और करीब जाना। कुछ देर के लिए हयातो भी रक्षात्मक दिखाई देता है। उसकी टीम खुशी से चिल्लाती है और ग्रे बालों वाला साथी अचानक उसे सेइका की बिजली का नया नाम दे देता है। लेकिन निको हैरान होती है क्योंकि हयातो लगातार सिर्फ बचाव कर रहा था। उसे महसूस होता है जैसे उसका सीनियर कह रहा हो कि वह पहले से उसकी हर चाल जानता है। तभी हयातो मुस्कुराता है और बीच में एक सटीक पंच मार देता है। हयातो उसकी लड़ाई को सोचते हुए समझता है कि निको तेज है और उसकी कराटे की फॉर्म किताब के अनुसार परफेक्ट है। लेकिन समस्या यही है, वह कभी नियमों से बाहर नहीं जाती, जिससे उसकी चालें बहुत अनुमानित हो जाती हैं। निको एक अपर किक की कोशिश करती है लेकिन चूक जाती है और तुरंत हयातो फिर से उसे बीच में मारता है। अब वह हार से सिर्फ एक पॉइंट दूर होती है। आत्मविश्वास खोते हुए
नीको सुनती है कि हयातो कह रहा है कि अब और शर्मिंदगी काफ़ी है, उसके साथ चलो। नीको लगभग हार मानने ही वाली होती है कि अचानक यू जोर से उसे पुकारता है। वह तो तुरंत एक छोटी सी चीयरलीडिंग टीम भी बना देता है और सेइका के सभी लोगों को यकीन दिलाता है कि नीको की जीत जरूरी है। ये देखकर मिवा पहले तो चिढ़ती है, फिर सोचती है कि यह लड़का हमेशा से ऐसा ही अजीब रहा है और हंस पड़ती है। तभी नीको को यू के शब्द याद आते हैं कि कभी कभी कमजोर दिखना भी ठीक है। उसका आत्मविश्वास लौट आता है और हयातो तक नोटिस करता है कि वह अचानक बदल गई है। अब नीको अप्रत्याशित मूव्स करने लगती है। वह एक स्मार्ट फैंड से अपर किक लगाती है, फिर नकली जैब दिखाकर बैकहैंड वार करती है और लगातार नए नए मूव्स लाती है। यहाँ तक कि सेइका टीम भी चौंक जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी नीको को ऐसी ट्रिक करते नहीं देखा था। यू उसे मुस्कुराते हुए देखता है और स्कोर बराबर हो जाता है। उसी समय उसकी बहनें भी पहुंचती हैं। हयातो समझ जाता है कि यह वही नीको नहीं है जिसे वह जानता था। लेकिन नीको कहती है, ये भी उसी का असली रूप है। और इसके साथ ही एक आखिरी अपर किक मारकर वह उसे गिरा देती है। सेइका टीम खुशी से झूम उठती है। नीको शर्माकर यू की तरफ देखती है। यू दौड़कर तौलिया लाता है और उसकी आंखों के आंसू पोंछता है। नीको उसके कंधे पर सिर रखकर धीरे से पूछती है, क्या जीत के बाद रोना ठीक है? शाम को जब हयातो जाने की तैयारी करता है, नीको माफी मांगती है कि उसके साथ नहीं गई, जबकि वह उसका भला ही चाहता था। हयातो हल्की मुस्कान के साथ साई करता है और कहता है, सब खत्म हो गया। नीको मजाक में कहती है कि वह मान ही नहीं पा रही कि यू इतनी जल्दी हार गया। तब हयातो अपने पैर पर एक चोट का निशान दिखाता है और बताता है कि यू पूरे समय वहीं वार करने पर केंद्रित था। उसी चोट की वजह से वह नीको के आखिरी किक से बच नहीं पाया। फिर वह नीको को बताता है कि यू का उसे रोकने का असली कारण ये था कि वह सचमुच उसकी परवाह करता है। नीको शर्माती है और बहाने बनाने लगती है। उसी समय हयातो मानता है कि उसने उसे मजबूत बनाने के लिए धकेला, लेकिन असल में वह उसे हमेशा से पसंद करता था। नीको कहती है कि वह भी उसे पसंद करती है, लेकिन सीनियर की तरह। हयातो घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि उसने बिल्कुल गलत समझा। वह साफ कहता है कि वह उससे हमेशा से प्यार करता है। नीको कुछ नहीं कह पाती, लेकिन वह उसकी तारीफ करता है कि वह कितनी आगे बढ़ी है। जाते जाते नीको महसूस करती है कि शायद उसके दिल में यू के लिए भी कुछ है। वह खुद से इनकार करती है, लेकिन उसका दिल बार बार तेज धड़कने लगता है। उस रात घर लौटते समय वह नाराज होती है कि सबने उसे अकेला छोड़ दिया। लेकिन घर पहुंचते ही देखती है कि सबने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। यू मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है। खाना अभी बनने में समय लगेगा, लेकिन वह कहता है कि लड़ाई में कुछ खास नहीं कर पाया, तो कम से कम उसके लिए खाना बनाना चाहता है। नीको नोटिस करती है कि उसके हाथ पट्टियों से बंधे हैं और उसे आराम करने को कहती है। लेकिन यू कहता है, ठीक हूँ, बस यही तो कर सकता हूँ। नीको उसका हाथ पकड़कर कहती है कि उसने पूरे हफ्ते उसके लिए मेहनत की, तो अब वह भी एक चीज उसकी करे। यू शरारती अंदाज में मुस्कुराता है और मांग करता है कि वह पूरा एक दिन उसकी हो। नीको चौंककर मना करती है, लेकिन बाकी बहनें भी जलने लगती हैं। आखिर में यू बच्चा सा चेहरा बनाकर कहता है कि असल में वह बस चाहता है कि सब मिलकर एक थीम पार्क जाएं परिवार की तरह। लड़कियां हैरान होती हैं, लेकिन मान जाती हैं। अगले रविवार तीनों बहनें सज धज कर पहुंचती हैं और यू के साथ थीम पार्क जाती हैं। हर बहन उसे जीतने के लिए अलग अलग चालें चलती है, भूतिया घर, रोलर कोस्टर, कॉफी कप्स, खाने पर रोमांटिक ट्रिक, लेकिन हर बार उनकी योजना फेल हो जाती है और उल्टा वे खुद शर्मा जाती हैं। दिन के अंत में उन्हें एहसास होता है कि यू ने उन्हें यहाँ बुलाया इसलिए नहीं कि वह किसी को प्रपोज करे, बल्कि इसलिए कि वह उनके साथ परिवार जैसा वक्त बिताना चाहता था।
निको उसके फ़ोन से सेल्फी लेती है और कहती है कि आज का दिन शानदार रहा। तीनों बहनें उसका शुक्रिया अदा करती हैं और पहली बार वही लड़का जो उन्हें शर्माता था, खुद शर्मा जाता है। ट्रेन से लौटते वक्त मिवा एक पोस्टर देखती है जिसमें उसका अगला मुकाबला साकी यायोन से तय होता है। और यहीं पर यह कहानी इस एपिसोड में खत्म हो जाती है।